चलिए जी, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, देखते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। रेडिकल एक्सप्रेशन और सर्ज जो है, रेडिकल एक्सप्रेशन समझ ले ताकि किसी किस्म का कोई अगर एमसीक्यूज आता है तो आप सोल्व करने के काबिल हो जाएं। वैसे ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि इसको वो पढ़ना इतना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली में ये होता है कोई भी एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट की अलामत कंटेन करता हो। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग, आप लिखेंगे बेटा एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन containing 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 स्क्वायर रूट, ये सिंबल बेटा क्यूब रूट या बेटा फोर्थ रूट। ठीक है, इज नाउन एज रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी, नाउन एज रेडिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें जो एक दो बातें और समझने वाली है वो जरा लाजमी या समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास यहां पड़ा हुआ है ए और यहां पे है एन। ठीक है, तो अभी ये जो अलामत होगी ना, ये वाली अलामत, ये सिंबल जो होगी, इस सिंबल को हम बेटा बोलेंगे रेडिकल। क्या बोलेंगे? रेडिकल। और इसके अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी, जो रियल नंबर होगा, उसको बेटा हम बोलेंगे रेडिकैंड। ठीक है, रेडिकैंड। और ये जो पावर होगी इसको हम बोलेंगे इंडेक्स। इंडेक्स। तो ये जो फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये फॉर्मेशन कहलाती है रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म की आगे भी कुछ फॉर्म है, अब ये ज़हन में रख लें। अगर आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट होगा इस तरह, तो ये, उसके बाद अगर आपके पास ये चीज आ जाए, इधर 3 आ जाए, 4 आ जाए, या फिर आगे चलते जाए, तो इनके क्या मीनिंग होंगे। अच्छा, ये जो चीज होती है रेडिकल की, एक और फॉर्म होती है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर वाली फॉर्म। अगर तो सिर्फ ये वाली अलामत हो तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट की पावर 1/2। अगर यहां पे कोई नंबर आ जाए तो फिर बेटा ब्रैकेट की पावर वो 1/, वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा कोई नंबर आ जाए इधर इंडेक्स की जगह पे, तो इधर वो एक्सपोनेंट में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, और पावर में किस तरह जाएगा? 1/। अगर कुछ नहीं तो 1/2 ब्रैकेट की पावर, और अगर कुछ होगा तो ब्रैकेट की पावर 1/, में वो नंबर आ जाएगा। जिस तरह अभी ये है, तो इसकी अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा तो ए की पावर 1/n आ जाएगी। ठीक, तो ये बस इतनी सी बात समझ ले। अब इसके ये जो फॉर्म है इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इनके कुछ लॉज हैं, जिन लॉज को यूज करके हम जो है वो अगर पूरी एक्सरसाइज जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल में 3-4 लॉज हैं, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में भी 3-4 लॉज हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रेडिकल। वो ये है कि कहता है कि पहला पहला कानून ये है कि अगर दो रियल नंबर ए भी पड़े हो और उनकी पावर को नंबर एन हो, यानी कि उनका जो इंडेक्स है वो एन हो, तो ये कहता है अंडर रूट जो होता है, ये प्रोडक्ट के केस में अगर दो नंबर ज़रब हो रहे हो तो उनके ऊपर अंडर रूट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। बस ये बात समझ लें, इतनी सी बात, अंडर रूट अलग अलग हो जाता है। और दूसरा ला अगला ये है, चलो इसको इसके नीचे लिखते हैं क्योंकि इधर हम एक्सपोनेंशियल वाले लिख लेंगे। अगला कानून बेटा ये है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर ए और बी कोशंट में पड़े हो, डिवाइड हो रहे हो, और इनके ऊपर कोई रूट हो, ठीक है, इनके ऊपर कोई रेडिकल हो, तो ये कहता है डिवीजन के केस में भी जो रूट होता है वो अलग अलग हो जाता है। अब ये वाला जो रूल है
ये हम बार बार क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से जो है वो याद रख लेना है कि प्रोडक्ट दो नंबर ज़रब हो रहे हो तो उनके ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाता है, और दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनके ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाता है। इसी तरह इसने ये बात की है कि अगर तीसरा इसने ये लिखा है, अगर जो अंदर वाला रेडिकेंड है ए की पावर m पड़ा हो और ये जो है n पड़ा हो, तो ये कहता है कि पावर है जो आपस में इंटरचेंज भी हो जाती हैं, यानी कि रूट अपनी जगह पे रहेगा, ये m रेडिकल की जगह पे आ जाएगा और a की पावर n, इस तरह भी हम कर सकते हैं, पावर आपस में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन लाज है। और चौथा ला ये है, इसने ये बात लिखी हुई है कि अगर बेटा आपके पास a की पावर n और इधर भी पावर n आ जाए, यानी कि जो अंदर रियल नंबर पड़ा होगा उसकी पावर और इंडेक्स अगर दोनों सेम आ जाएंगे तो ये आपके पास अंदर वाले नंबर के ही बराबर होगा, सिर्फ जो अंदर पावर के बगैर नंबर पड़ा है उसके बराबर होगा। तो ये बात है किस तरह, थोड़ा सा ये भी समझने देखे ना, ए की पावर n अपनी जगह पे मैं आपको बताया हूं कि ये जो चीज होती है ये बराबर होती है ब्रैकेट की पावर 1 ओवर जो इंडेक्स इधर लिखा होता है उसके, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात हम अभी पढ़ेंगे जब हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, तो पावरें जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेम से कट जाएगी, तो देखो ए के बराबर ही ये चीज आ जाएगी। अब बेटा दो चार रूल जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हैं वो भी पढ़ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल के रूल्स क्या कौन से हैं। तो पहला रूल तो वही है, एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट लॉ जो है वो बिल्कुल इसी तरह का ही है कि अगर आपके पास दो पावरें अलग अलग पड़ी हो, पहला कानून बेटा क्या है, ये मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा रहा हूं, या फिर इधर लिखा हुआ है लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस भी इनको बोलते हैं। ए की पावर बेटे n हो जरब ए की पावर m हो, तो इसको हम कहते हैं बेसिस बराबर हो। अगर बेसिस बराबर हो जाए तो जो पावर है वो बेटा ऐड हो जाती है। ये अलजबरा का बड़ा प्यारा कानून है, इसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करके रखना है, बेसिस बराबर पावरें ऐड। ठीक है, नंबर 2 पे जो रूल है वो ये है, और इसको इस तरह भी अगर पावरें ऐड हो ही पड़ी हो तो बेसिस आप अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो ना, अगर ये चीज पड़ी हो तो हम ये बना सकते हैं, ये पड़ी हो तो ये भी बना सकते हैं। पावरें अगर बेसिस बराबर हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, और अगर पावरें एडिशन में पड़ी हो तो बेसिस अलग अलग हो जाती हैं। ये दोनों बातें आपने अच्छे से याद करके रखनी है। अगला अगला जो रूल है वो बेटा ये है कि अगर आपके पास कोई पावर के ऊपर पावर हो, जैसे a की पावर n और इस सारे की पावर m हो, तो इस रूल को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है कि पावरें अगर पावर के ऊपर पावर पड़ी हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात आपने बहुत अच्छे से तैयार करके रखनी है, क्योंकि मैंने बार बार इसको यूज करना है। ठीक है, जब हमने क्वेश्चन करने हैं n इंटू एम, तो ठीक है ये आप बात लिख लें। दूसरा रूल ये है, और तीसरा रूल जो है वो ये है कि अगर आपके पास क्वोशंट में नंबर पड़े हो, क्वोशंट में, तो आप उनको लिख दोगे a की पावर n ओवर a की पावर m। अगर ऐसा पड़ा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a बटे b, इसको b कर लो, a बटे a की पावर n बटे b की पावर m, तो a बटे b की पावर इसको भी n कर लो, a बटे बी होल की पावर n आ जाएगा। या इसको इस तरह समझ ले, अगर a बटे b की पावर n पड़ा होगा तो पावर जो है वो अलग अलग हो जाएगी, a की पावर n अलग हो जाएगी, b के ऊपर पावर n अलग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने इधर किया, इधर क्या हुआ था, आपके पास रेडिकल अलग अलग हुआ था, इधर पावर अलग अलग हो गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आखिरी रूल है वो बेटा आपने ये बात याद रखनी है, अगर कोई चीज इस तरह पड़ी होगी ना, है ना, इस तरह, तो कोई भी वैल्यू जब बटे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसकी पावर की अलामत चेंज होती है। ये बात भी आपने लाजमी ज़हन में रख लेनी है कि अगर कोई चीज बटे से ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो उसकी पावर की अलामत चेंज होती है। जैसे अभी मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर n अपनी जगह पे, जब b ऊपर जाएगा तो b की पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ये वाला रूल भी बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इस बात को भी आपने जो वो ज़हन में रखना है। इस तीसरे नंबर पे, आपके चौथे नंबर पे जो है वो आपके पास आप बात आ जाती है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगी। एक बस ये होना चाहिए ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि 0 की पावर 0 ये अनडिफाइन होता है,
इसके बारे में हमारे पास कोई राय नहीं है। लेकिन अगर कोई भी नंबर हो 2 3 4 -2 -3 -4 कोई भी और नंबर आ जाए जीरो के अलावा तो उसकी पावर जीरो जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया। ये बेटा रूल्स हैं कौन कौन से, ये रूल्स हैं रेडिकल के, ठीक है, लॉज ऑफ, ये आपके पास लॉज ऑफ रेडिकल है, और ये जो है लॉज ऑफ इंडिसेस, या फिर इनको आप एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। अब इन रूल को हमने बार बार यूज करना है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सर्ड्स का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्ड्स क्या होती हैं देखिए मैं आपको समझाता हूं सर्ड्स का। और याद रखिए जो अगली एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है उसमें स्टार्ट ही हमारा सर्ड से होना है। ठीक, तो सर्ड्स क्या होती हैं? सर्ड असल में क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का जब मैं रेडिकल लगा देता हूं इसके ऊपर रेडिकल, तो रेडिकल लगने के बाद अगर वो चीज इरैशनल बन जाए तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन वैसे तो बुक के ऊपर लिखी हुई है, एन इरैशनल रेडिकल, एन इरैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। देखो ना, रेडिकेंड जो पढ़ा हुआ है मैंने आपको बताया, जो चीज अंदर पड़ी होती है वो रेडिकेंड होता है। तो रेडिकेंड जो रैशनल है लेकिन पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इरैशनल बन रहा है। आपको पता है प्राइम जो होता है, कोई भी प्राइम 2 3 5 7 इनके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरैशनल होते हैं। ये बात मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया हूं। तो आप क्या करें, ये जो चीज बन गई है ये अभी आपके पास सर्ड बन गई है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एन इरैशनल रेडिकल with rational radicand is known as surd। तो यही बात आपने बस समझनी थी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली बात है, यहाँ पे इस नंबर का रैशनल होना जरूरी है। और अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास नंबर आ जाए जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट है, तो ये रैशनल 4 जो है वो रैशनल है, बट इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आंसर आएगा? 2 आ जाएगा। वो तो इरैशनल नहीं है। ठीक है, ये नॉट इरैशनल है, यानी कि ये रैशनल है। हमें क्या चाहिए था? नॉट इरैशनल, हमें चाहिए था इरैशनल। तो इस केस में ये जो चीज होगी ये सर्ड नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इनको कलेक्ट करते जाएं, ये हमारे पास सर्ड नहीं होगी। इसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, अगर कोई सर्ड यानी कि ये जो नंबर होते हैं जो अंदर नंबर होना चाहिए उसको लाजमी तौर पर रैशनल होना चाहिए। अगर अंदर नंबर इरैशनल आ गया, मान लीजिए आपके पास पाई है, आपको पता है पाई और ई जो है ये दोनों के दोनों क्या है? इरैशनल नंबर है। अब इनके ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लगा दोगे तो ये कभी भी सर्ड नहीं बनेगा, नॉट सर्ड। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा आपने ये बात पढ़ी डेफिनेशन में कि एन इरैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। तो रेडिकेंड को क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो रेडिकेंड है, जो अंदर वाली वैल्यू है वो खुद ही इरैशनल होगी। हमको तो वो रैशनल चाहिए थी। इसलिए ये जो दो चीजें हैं, दो ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं ये सर्ड्स नहीं है। और अगर बेटा कोई चीज सर्ड बन जाए, ठीक है, सर्ड बन जाए और वो सिंगल टर्म कंटेन करती हो, जैसे 2 का स्क्वायर रूट है, सिंगल टर्म है, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे मोनोनोमियल, मोनोनोमियल। और अगर कोई आपके पास जो है वो बन जाए, ऐसी सर्ड आ जाए जो 2 टर्में कंटेन करती हो, जैसे 2 का स्क्वायर रूट है प्लस 3 का स्क्वायर रूट है, देखो ना ये दोनों सर्ड्स हैं, 2 टर्म्स कंटेन करती हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, मोनोनोमियल और बाइनोमियल्स। और अगर ये एक सर्ड है तो एक और अगर मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर रूट, सिर्फ अलामत को चेंज कर दूं, माइनस कर दूं 3, तो ये जो सर्ड होगी ये वाली, ये इसकी कॉन्जुगेट सर्ड होगी और ये इसकी यानी कि ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगे। इसका कॉन्जुगेट ये और इसका कॉन्जुगेट ये। तो अगर 2 सर्ड्स इस तरह पड़ी हो
कि उनमें सिर्फ अलामत की तब्दीली हो, अलामत चेंज हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। एक्सरसाइज 1.2 है, उसके जो पहला क्वेश्चन है वो आपका वो सर्ड्स के ऊपर ही है, ठीक है। पहला आपके पास सर्ड्स है और उनकी रैशनलाइजेशन के ऊपर है, तो मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से कि वो क्या है, रैशनलाइजेशन क्या है। चलिए जी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5-6 पार्ट्स हैं, इनको हम करते हैं। और करना क्या है हमने, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। दो बातें इसने कही हैं। पहला काम रैशनलाइजेशन करनी है, वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ से करनी है, डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो स्टेप लेने हैं वो डिनोमिनेटर से शुरू करने हैं, क्योंकि उसने कहा कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज होता क्या है, जरा सुनिएगा। अच्छा, एक और बात याद रख लीजिए, कभी भी स्क्वायर रूट जो होता है ये बटे में नहीं आएगा। अंडर रूट की जो अलामत होती है ये बटे में नहीं आएगा। अगर बटे में आ गई तो हम उसको खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए तरीकेकार क्या यूज करना पड़ता है, वो इस इधर लिखा हुआ है, रैशनलाइज। अब रैशनलाइजेशन होती क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सोल्व करते हैं जी पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है, ये मेरे पास है 13 डिवाइडेड बाय 4+3 का स्क्वायर रूट। 4+3 का स्क्वायर रूट। अब ये जो बटे में सर्ड पड़ी हुई है, इस सर्ड की कॉन्जुगेट सर्ड के साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी, बटे बटे के ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी कॉन्जुगेट सर्ड क्या होगी, यानी कि इस अलामत को चेंज करेंगे ना, प्लस है तो माइनस कर देंगे, 4-3 का अंडर रूट और 4-3 का अंडर रूट। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। और इसी काम को ही हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्या करना है, बटे में दो वैल्यूज जो पड़ी होती हैं उनके दरमियान वाली अलामत को चेंज करना है, और दूसरी साइड पे यानी कि साथ ही बटा लगा के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। इसी काम को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब क्या होगा, आमने सामने मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी। किस तरह मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी, देखो जो 13 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4-√3 के, और जो नीचे वाली वैल्यू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए आप याद करिए, आप 8वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू पड़ी हो a² - b², यानी कि हम इसको इस तरह कहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। वाह, क्या किसी ने खूब शेर लिखा है। शेर बना के इसको याद कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, a+b और a-b। और अगली बात, अगर इस तरह की फॉर्मेशन हमारे पास बनी पड़ी होगी तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर इस तरह की चीज पड़ी होगी तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसी पड़ी हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए, ये जो राइट साइड पे जैसी फॉर्मेशन बनी पड़ी, यानी कि पहली और आखिरी वैल्यू दोनों साइडों पे सेम है। फर्क किधर है, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, दरमियान में बेटा माइनस की अलामत है, तो जो दूसरी रकम होगी उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, जो भी दूसरी रकम होगी। ठीक है, अब ऊपर अभी फिलहाल ऐसा ही रहने दें। ऊपर क्या आ जाएगा, 13 × 4 - और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ये लिख लें साइड पे बेशक कि 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना। जब 4 को, इसका मतलब ये होता है, पावर का मतलब ये होता है कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 बारी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 आ जाएगा। माइनस ये जो इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3। तो अब आपके पास आ जाएगा 13 × 4 - डिवाइडेड बाय 16 में से 3 निकला तो 13 हो जाएगा। और ये आपके पास दोनों चीजें ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, तो बेटा आपके पास आंसर बच जाएगा -√3। तो देखें अब जो